आज की क्लास में बच्चों हम समाज मनोविज्ञान की विधियाँ करेंगे। पिछली क्लास में भी हम समाज मनोविज्ञान की विधियाँ कर रहे थे और उसमें हमने स्टार्ट किया था प्रक्षण विधि। प्रक्षण विधि में हमने जो टाइप्स पढ़ रहे थे उनमें सहभागी प्रक्षण कर लिया था। आज हम करेंगे असहभागी प्रक्षण। असहभागी प्रक्षण इस प्रकार द्वारा समाज मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया है। यह वह विधि है जिसमें निरीक्षणकर्ता किसी सामाजिक व्यवहार का निरीक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में करता है। इस तरह का निरीक्षण संगठित होता है जिसके कारण निरीक्षणकर्ता पहले इस बात की योजना बना लेता है कि स्वाभाविक परिस्थिति का नेचर कैसा होगा और निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। उसके बाद है कि जो असहभागी निरीक्षण है इस विधि से हमको क्या क्या लाभ होंगे, हमारे इस विधि में क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण तो इस विधि का है कि ये विधि संगठित है, इसलिए प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये विधि संरचित होने से निरीक्षणकर्ता निरीक्षण के अलग अलग पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जहाँ इस विधि के गुण हैं वहाँ इस विधि से हमको हानि भी है, तो कौन कौन सी हानियाँ हमें अधिक हुई। फर्स्ट पॉइंट है, इस विधि का सबसे बड़ा दोष कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि इस विधि से किए जाने वाले व्यक्ति का अध्ययन का व्यवहार स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि व्यक्तियों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि जिस तरह सहभागी निरीक्षण में परिस्थिति बिल्कुल ही स्वाभाविक होती है, उसी तरह की परिस्थिति असहभागी निरीक्षण में नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में उपस्थित सभी व्यक्ति इस बात से काफ़ी सचेत रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बीच अलग है जो पता नहीं कि क्या क्या देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि निरीक्षण विधि या प्रक्षण विधि का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में सहभागी या असहभागी रूप से करते हैं। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निरीक्षणकर्ता उचित विधि अपनाकर सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है या नहीं। सहभागी निरीक्षण या असहभागी निरीक्षण में कौन अधिक उचित होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किस तरह की परिस्थिति में किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इसलिए समाज मनोवैज्ञानिक सहभागी निरीक्षण का उपयोग उसी परिस्थिति में अधिक करते हैं जब वे किसी दूसरे सोर्स से आंकड़ों का संग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जिस विधि का हम बात कर रहे हैं वो है व्यक्तिगत इतिहास विधि। व्यक्तिगत इतिहास विधि, जो कि इसके नाम से ही बहुत स्पष्ट हो जाता है कि समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्ति या समूह है या किसी संस्था के जीवन की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का एक इतिहास तैयार करते हैं और वह बाद में उसका विश्लेषण करके उसके जटिल व्यवहार का
व्याख्या करते हैं। इस तरह से इस विधि में अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह के जीवन की प्रमुख घटनाओं का एक विवरण तैयार करता है, लेखा जोखा तैयार करता है, और उस लेखा तैयार करने में वह घटना विशेष से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछता है ताकि उससे निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा हो सके, और कौन कौन से सामाजिक कारक और किन किन सामाजिक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अलग अलग व्यवहार या अमुक व्यवहार करना पड़ता है। इस विधि की सफलता अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत कार्यकुशलता और उसकी बुद्धिमत्ता पर अधिक निर्भर रहती है। जैसे यदि कोई अनुसंधानकर्ता इस विधि द्वारा अध्ययन करता है या किसी समस्या से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करता है, तो इसके लिए पहले वह कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक समूह तैयार करेगा जिनसे उसे जानकारी प्राप्त हो सके, और वह सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के बाद वह इन व्यक्तियों से अलग अलग कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछेगा जिससे उसे उस व्यक्ति से संबंधित जीवन की घटनाओं का एक स्पष्ट लेखा जोखा तैयार हो सके। इस तरह का लेखा जोखा या इतिहास तैयार करने में अनुसंधानकर्ता को व्यक्तियों से कितनी मदद मिलेगी, यह उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी बोलने की चतुराई और उसकी सामाजिक कुशलता पर निर्भर करती है। साथ ही उसकी कुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता ने इन व्यक्तियों के साथ कितना और कैसा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया है। बाद में अनुसंधानकर्ता इस इतिहास का विश्लेषण करेगा और परिस्थिति से संबंधित कारणों का पता लगाएगा। इस तरह से वह परिस्थिति की या घटना से संबंधित कुछ हाइपोथेसिस